Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी लिस्ट के जरिए साफ किया कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी प्रत्याशी हैं। आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने जनता के बीच में जब कार्यक्रम किए तो जनता ने जो मांग रखी उसको उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, कार्यकर्ता को सर्वोपरि रखा। तो जब ये मांग उठी तो उस मांग को भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुँचाया। पर्चा लिया गया है पार्टी की तरफ से। 15 तारीख को नॉमिनेशन होगा। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, नॉमिनेशन में हम लोग के साथ रहिएगा। आपके सारे सवालों के जवाब में तो दिलचस्प हो चला है बदायूं का चुनाव। और दिलचस्पी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कैंडिडेट को लेकर के भी अभी तक अटकलें चल रही हैं। हालांकि शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि आदित्य यादव ही यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आदित्य यादव हैं, गुन्नौर की एक सभा में हमें मिले। स्वागत है आदित्य जी आपका। धन्यवाद। ये बताइए कि आप ही कैंडिडेट हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं? देखिए, पार्टी में अभी भी आधिकारिक तौर से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का नाम है और 15 तारीख को नामांकन होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ एक दिन का और इंतजार है। आप लोगों ने इतने दिन से संयम बरता है, यूपी तक के खास करके जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं लगातार हम लोग से मिलते रहे, सबने संयम बरता है। एक दिन का संयम और बरते, मैं समझता हूँ हम लोग को सबको जवाब मिलेगा। लेकिन इसके पीछे की क्या रणनीति है? क्यों ये ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई कि पिता का नाम लेकिन नामांकन करेंगे आदित्य यादव? देखिए, शुरू से समाजवादी पार्टी की कुछ स्ट्रैटेजी रही है जिसको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने सोच समझ के बनाया होगा। हम लोगों को जो आदेश हुए हैं उनका हम लोगों ने पालन किया है। जब आदेश हुआ है कि चुनाव प्रचार में आप जाएं, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का प्रचार करें, तो वो हम लोग कर रहे हैं। अब आने वाले समय में जो जो आदेश मिलते जाएंगे उनका पालन हम लोग करते चलेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये अपने आप में एक नायाब प्रयोग कह लीजिए, एक नायाब तरीके की बात है, नए तरीके की बात है कि पिता का नाम आधिकारिक है, बेटा कैंपेन कर रहा है, पिता भी कह रहे हैं कि बेटा ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक उस पर कुछ नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी लिस्ट के जरिए साफ किया कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी प्रत्याशी हैं। आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने जनता के बीच में जब कार्यक्रम किए तो जनता ने जो मांग रखी उसको उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, कार्यकर्ता को सर्वोपरि रखा। तो जब ये मांग उठी तो उस मांग को भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाया है। उसके बाद उनकी जो भी बात रही, मैं समझता हूँ ये गोपनीय कुछ चर्चा उन लोगों की रही है, उनको हम लोगों ने इसी तरह छोड़ा। हम लोगों को यही आदेश हुआ है कि 15 तारीख की हम लोग तैयारी करें। नामांकन में समाजवादी पार्टी नामांकन करने जा रही है, तो मैं समझता हूँ हम लोग तैयारी करेंगे। तो हम मान के चलें कि आप ही चुनाव में? जी, अब देखिए, मेरे हिसाब से 15 तारीख तक नामांकन हम लोग करने जाएंगे तो निश्चित। वही बात है ना, जनता ही जानना चाहती, लोग भी जानना चाहते, आखिर सस्पेंस क्यों है? नहीं, देखिए, हम लोगों के प्रयास ये था कि जनता के बीच हम लोग जाएं। जनता का मन जब हम लोगों ने देखा, जनता ने अपने मन की बात करी, तो यही बात निकल के आई कि एक धर्मेंद्र यादव जी जब चुनाव लड़ने आए थे, पहला चुनाव उन्होंने मैनपुरी से लड़ा था, उसके बाद बदायूं की उनको सीट दी गई। युवा थे उस समय, तो मैं समझता हूँ जनता को कहीं ना कहीं बदायूं में जो जनता है उसको आदत हो गई है युवाओं को देखने की, तो उसी को एक मांग है जिस मांग को उन्होंने उठाने का काम किया है। तो ये बताइए, चुनाव है कैसा आपका? इसलिए क्योंकि बीजेपी ने भी नया कैंडिडेट लाया है। आपको लगता है कि जो पिछला कैंडिडेट बीजेपी की संघमित्रा मौर्य हैं उनका तो बीजेपी ने टिकट काटा है, लेकिन नए कैंडिडेट कैसे आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है और लगातार जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता के आसपास जब हम जा रहे हैं लगातार, मुझे भी 22 दिन से 25 दिन हो गया है प्रचार करते करते, और हम लोग इसी तरीके की सभाएं जिसमें सीधा संपर्क जनता से हम लोग साध रहे हैं। 5 विधानसभाओं में मैं जा चुका हूं। जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है और पब्लिक के अंदर एक रोष है, जैसा मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि जो आवारा पशुओं की समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए बन चुकी है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार तहसीलों से लेकर थानों तक पहुंच चुका है, ये समस्याएं हैं। रोजगार नौजवानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ये सारे मुद्दे हैं और खास करके अगर बदायूं की हम बात करें तो 2 अहम मुद्दे हैं। एक तो गन्ना किसान जो है उसका भुगतान जो था, जो उसको ये कहा गया था कि तुरंत भुगतान होगा, वो 8-8 महीने साल भर लग जा रहा है उस भुगतान में। तो एक ये समस्या किसानों की है। दूसरा, जो मेडिकल कॉलेज समाजवादी के समय पे सरकार में बनाया गया था, उसकी क्या स्थिति आज है ये भी देखने की जरूरत है कि वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में आज आ चुका है वो अस्पताल, और जबकि सैफी हॉस्पिटल के बाद वाला बनाया गया उस अस्पताल को, और आज उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको हम लेके जनता के बीच जा रहे हैं और जनता हम लोग को समर्थन भी दे रही है।
संघमित्रा मौर्य अगर होती तो क्या आपके लिए वो बेहतर उम्मीदवार थी, या बीजेपी ने अब आपके सामने लड़ाया है तो आपके लिए वो ये ज्यादा आसान? मैं ये मानता हूं कि हम अपने पाले में इस समय काम कर रहे हैं। दूसरे पाले में क्या चल रहा है या किसका निर्णय हो रहा है नहीं हो रहा है, इवन जब उनका टिकट नहीं भी हुआ था वो लगातार प्रचार कर रही थी, तब भी हमने कहा था जो भी सामने होगा हम लोग उनका डट के सामना करेंगे। जनता ने मन बनाया है समाजवादी पार्टी को बदायूं लोकसभा से जिताने का। निश्चित ही अगर ये प्रत्याशी नहीं होते, संघमित्रा जी होती, संघमित्रा जी नहीं होते कोई और भी होता, परिणाम यही रहेगा। परिणाम यही 7 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो परिणाम दिखेगा। समाजवादी पार्टी के पाले में एक बार फिर से बदायूं लोकसभा की सीट आएगी। लेकिन एक बात जो आरोप लग रहे हैं वो है परिवारवाद का, जो कि बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है। और अखिलेश जी ने जितने भी टिकट बांटे हैं, ये ऐसे भी ये परिवार की सीट है, गढ़ की सीट आपकी कही जाती है। अभी तक जितने भी सीट उन्होंने बांटे हैं, खास करके मैनपुरी हो गई, फिरोजाबाद हो गया, बदायूं है, आजमगढ़ है, यहाँ तक कि कन्नौज की भी चर्चा है। तो आपको लग रहा है कि परिवारवाद का आरोप आप पर चिपकता है? नहीं, देखिए, जब नेताजी आज हम लोग के बीच नहीं है, नेताजी ने जब राजनीति शुरू की थी उस समय पे कई ऐसी सीटें थी जिन पे परिवार के सदस्य लड़ते थे चुनाव। तो आज ये लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे चुनाव जब हम जाते हैं तो ये जनता का फैसला होता है किसको चुनना नहीं चुनना। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि जनता हमें चुन के भेजती है। अगर ये जनता पसंद करती है उस परिवार के सदस्यों को उनका नेतृत्व करने में, तो क्यों नहीं परिवार के सदस्य आगे आने चाहिए। जहां तक परिवारवाद की बात है तो इसमें पहले जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश को उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य किसी भी प्रदेश को उठा के देख लीजिए, हर प्रदेश के अंदर परिवारवाद का उदाहरण के तौर पे आपको कोई ना कोई परिवार मिल जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा है और चुनाव जीत रहा है। हमने कभी उस चीज पर कटाक्ष इसलिए नहीं किया क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते कि परिवार से अगर कोई लड़े तो लड़ना चाहिए। अगर कोई पिता है, अपना खेत सींचता है, फसल उगाता है, तो फसल अपने बच्चों के लिए ही तो पैदा करता है ताकि उनका पेट भर सके या उनको आगे बढ़ा सके। तो मैं समझता हूँ ये एक हमारी सृष्टि का, ये समाज की एक रीति है। लेकिन राजनीतिक तौर पे अगर देखेंगे तो जनता का फैसला होता है वो किसको चुनेगी किसको नहीं चुनेगी। तो मैं समझता हूँ इस लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता के बीच में हम जाते हैं, जनता फैसला करती है और जनता ही निर्णय करती है। बहुत उम्मीद थी धर्मेंद्र यादव को कि वो यहाँ से लड़ेंगे, उनको उस वक्त टिकट नहीं मिला, मायूस थे। खैर उन्हें आजमगढ़ दिया गया है, अब शायद ज्यादा खुश हैं, क्या कहेंगे? देखिए, धर्मेंद्र यादव जी का जो टिकट यहाँ से कट के एक्सचेंज हुआ वो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शीर्ष नेतृत्व का था, उस पर हम लोग को कुछ नहीं कहना। यकीनन जब हम बदायूं आए तो बदायूं की जनता के अंदर एक दुख था क्योंकि जनता से सीधे जुड़े हुए थे आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, और कहीं ना कहीं लोगों को यही नहीं पसंद था कि वो जनता के बीच सीधे जा रहे थे। तो मुझे लगता है उसी का कहीं कोई ये पॉलिटिकल एक सिनेरियो बना जिसकी वजह से उनको शिफ्ट किया गया। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ आज आपके माध्यम से कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्टी का जो भी फैसला रहा, मैं समझता हूँ पार्टी के हिसाब से और चुनाव के हिसाब से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया था। जहां आजमगढ़ में आज आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं चुनाव, आप देखिए वहां पे जनता उनको अपने कंधे पे बिठा के मंचों तक ले जाने का काम कर रही है। तो निश्चित ही वो यहां से भी जीतते, लेकिन वहां से बहुत बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं। तो अगर पार्टी के व्यू से देखें तो पार्टी ने बदायूं की सीट और आजमगढ़ की सीट अपनी सेव कर ली है, और अगर आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व से देखते हैं या परिवार के देखते हैं तो उन्होंने अपने भाई को भी कहीं ना कहीं एक नेतृत्व दिया है, संभालने के लिए एक सीट दी है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही फैसला लिया है। ये सीट नेताजी की कही जाती है। नेताजी का, आप भी आज जब भाषण दे रहे थे तो आप नेताजी का नाम ले रहे थे कि उनको एक एक वोट उनके लिए श्रद्धांजलि। नहीं, देखिए बिल्कुल नेता, स्वाभाविक सी बात है। आज हम गुन्नौर विधानसभा में, इस गुन्नौर विधानसभा से नेताजी को किसी जमाने में 1,82,000 की लीड से जिताने का काम यहाँ के लोगों ने किया था, और बहुत सारा काम जो आज हम देख रहे हैं वो नेताजी के द्वारा किया गया है। कॉलेज से लेके आपकी चीनी मिल है, ये सारी चीजें नेताजी के समय पे की गई। तो यहाँ के लोगों का एक बहुत भावनात्मक जुड़ाव नेताजी के साथ रहा है। नेताजी जब मैनपुरी से चुनाव लड़ते थे तब भी यहाँ के लोग नेताजी के पास सैफई मिलने जाया करते थे। तो इसीलिए आप सब चीजें देखिए कि लगातार उन्होंने काम किया है, और उन्होंने काम ही नहीं बल्कि प्रयास किया है कि लोगों के, सभी लोगों को साथ में ले जाने के लिए।
चलिए आखिरी सवाल, चुनाव आप ही लड़ रहे हैं, कन्फर्म? देखिए, मैंने वही कहा, पर्चा लिया गया है पार्टी की तरफ से। 15 तारीख को नॉमिनेशन होगा। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, नॉमिनेशन में हम लोग के साथ रहिएगा। आपके सारे सवालों के जवाब मैं उसी दिन दूंगा। शुक्रिया यूपी तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे आदित्य यादव और बहुत कॉन्फिडेंट हैं यहां से, बदायूं से अपनी जीत को लेकर। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, यूपी तक, बदायूं।